नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का यूथ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, कल मुग़ल साम्राज्य के समाप्त होने के बाद आज जो आपका अगला टॉपिक है हमारा द ग्रेट मराठा साम्राज्य। कौन सा? द ग्रेट शिवाजी का मराठा साम्राज्य आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पर जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वही आपके लिए लाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग अपना टॉपिक। तो पहले मेरे साथ थोड़ा सा आप लोग एक काम करिए, सभी लोगों को पहले शेयर कर दीजिए वीडियो को, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। और उसके बाद फिर हम लोग मराठा साम्राज्य पे चलते हैं। देखो, इसमें हम देखेंगे कि शिवाजी जो थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, इनका उद्भव कैसे हुआ और मराठा साम्राज्य में पेशवा कौन है। काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इसमें कि भाई शिवाजी के बाद फिर पेशवा आ जाते हैं। पेशवा में बालाजी प्रथम, बालाजी द्वितीय कौन थे, बालाजी विश्वनाथ कौन है। तो एग्ज़ाम में फिर काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूज़न भरे हैं। तो आज आपके सारे जितने भी आपको कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन लगते हैं सारे आपको यहाँ क्लियर करा देंगे। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से यहाँ जितने भी पॉइंट बने हैं वो सारे यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और फिर आपके 30 MCQ हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में, पैट में जितने भी आ सकते हैं। यहाँ से पिछली बार एक पैट में क्वेश्चन आया था कि शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इसमें आगे जोड़ा गया है, तो वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों देखो, ऐसा है, आप अगर साथ में सारे वीडियोस देख रहे हैं या फिर हिस्ट्री को एक तरफ से कवर कर रहे हैं, तो जो आपके समकालीन वाले इस तरीके से जो क्वेश्चन बाहर से आप बोलते ये पता नहीं था, बाहर से क्वेश्चन आ गया है, तो जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपके ये सारे क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व हो जाएंगे और सॉल्व हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सब लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करें जो जल्दी से लोग जुड़ जाएं। और मराठा साम्राज्य पे हम चलते हैं। तो दोस्तों, मराठा साम्राज्य को क्या आपको पढ़ना है भाई? मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक हैं, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो द ग्रेट कौन है भाई? महान छत्रपति शिवाजी है। कौन है भाई? शिवाजी महाराज है। आप सभी को पता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी महाराज। अब शिवाजी महाराज का जन्म होता है 1627 में शिवनेर में। शिवनेर ये दक्षिण भारत का जो मराठा साम्राज्य रहा है, लेकिन दक्षिण भारत से ये फिर काफ़ी मतलब पूरे भारत में, देखो हमने बताया आपको, मैप लाना भूल गए, कोई बात नहीं, मतलब ये हमारा देश है जो ये यहाँ इस तरीके से बोलते हैं। इनके शासनकाल में इनका सपना था कटक, जो कटक पड़ता हमारा, और अटक यानी अटक पड़ता अफगानिस्तान में, तो कटक से अटक तक का ये फॉर्मूला बेस्ड उनका बन गया था कि हम इतना पूरा उत्तर भारत पूरा अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो दक्षिण भारत तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ इनके शासनकाल में इनका जो साम्राज्य था वो पूरे उत्तर भारत तक फैल गया था। ओके, तो चलो शुरू करते हैं सही तरीके से। शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 शिवनेर में होता है। कब होता है भाई? 1627 में शिवनेर में होता है। इनके पिताजी का नाम आता है शाहजी भोसले, और इनकी माताजी का नाम था जीजाबाई। और ये इनकी माताजी का नाम अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि शिवाजी की माता का नाम क्या था, तो भाई जीजाबाई था। ओके, पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है आपका, शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ये सवाल आपका तीसरे पॉइंट से सवाल आपका जो बनता है कि शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा, तो इनके गुरु और संरक्षक थे कोणदेव। कौन? कोणदेव। तो सवाल आता है इनके संरक्षक कौन थे, तो कोणदेव। ये बोलते हैं ना, इनके जो बचपन से ही हम किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो जो हमारे पर्सनल टीचर होते हैं वो कौन थे भाई? इनके कोणदेव। इसके बाद शिवाजी के जो गुरु थे, इनका क्वेश्चन आता है कि शिवाजी के गुरु कौन है, तो शिवाजी के गुरु से अगर सवाल आए तो समर्थ
श्री रामदास जी थे। समर्थ रामदास कौन थे भाई? यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बना है कि शिवाजी के गुरु का नाम बताइए, तो समर्थ रामदास जी का नाम आता है। रामदास आपको याद रखना है, रामदास। और इनके संरक्षक के तौर पर कोणदेव का नाम आता है। अगला पॉइंट है, शिवाजी ने सबसे पहले कौन से किले पर अधिकार किया? तो भाई 1646 में तोरण के किले को जीता। तोरण के किले को जीता। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। शिवाजी की जो राजधानी थी वो कहाँ थी भाई? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में बनाई। कहाँ बनाई? रायगढ़ में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो भाई रायगढ़। 1656 ईस्वी में रायगढ़ थी। कहाँ थी भाई? रायगढ़ थी। अब देखो, सबसे सर्वप्रथम शिवाजी के शासनकाल में देखो कौन सा मुग़ल एम्परर है? तो आपको पता है कि मुग़ल एम्परर कौन है भाई? मुग़ल बादशाह है आपका औरंगजेब। औरंगजेब है भाई, औरंगजेब है। ओके, मुग़ल बादशाह कौन है? औरंगजेब। अब औरंगजेब जो है वो ये देख रहा है कि भाई दक्षिण भारत से जो मराठा हैं ये काफ़ी पैर पसार रहे हैं, और अगर इन्हें न रोका गया तो ये पूरे भारत में मुग़लों का क्या कर देंगे? मुग़लों को ख़त्म कर देंगे, और पूरे भारत में सिर्फ मराठाओं का ही वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। तो औरंगजेब जो है उसका जो अधिकांश समय है, समथिंग 20 साल, अपने शासनकाल के 20 साल वो दक्षिण भारत में ही लगा देता है, और अंत में वह काफ़ी पछताता भी है इसलिए। तो शिवाजी ने पहली बार मुग़लों के साथ 1657 में युद्ध किया। कब युद्ध किया? 1657 में युद्ध किया। अगला पॉइंट है कि शिवाजी किस युद्ध में मुग़लों को पराजित किया? शिवाजी ने किस युद्ध में मुग़लों को पराजित किया? तो भाई सलहार के युद्ध में। ठीक है, तलवार से सलहार के, ऐसे याद रखना, तलवार से सलहार के युद्ध में मुग़लों को शिवाजी ने पराजित कर दिया है। किससे किया होगा भाई? तलवार से। अब तलवार की राइमिंग में ये सलहार आ रहा है, तो तलवार से सलहार के युद्ध में पराजित कर दिया शिवाजी ने मुग़लों को। डेट इतनी नहीं आएगी, लेकिन आपको ये युद्ध याद रखना है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई शिवाजी के मंत्रिमंडल, अब इनका जो मंत्रिमंडल था वो किस नाम से जाना जाता है? तो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है कि अष्टप्रधान किस राजा के दरबार में थे? अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल को बोलते हैं? तो भाई शिवाजी के मंत्रिमंडल को बोलते हैं अष्टप्रधान। अब इसी से थोड़ा सिमिलर सा एक और पॉइंट आता है कि अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्ण देव राय के दरबार में थे, यानी विजयनगर साम्राज्य, जो कि आपके टॉपिक में नहीं है। मुग़ल से पहले तुगलक वंश के समकालीन जो आपका आता है 1500 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के महान शासक हुए कृष्ण देव राय। इनके दरबार में अष्टदिग्गज, इनके दरबार में जो मंत्रिमंडल था उसे अष्टदिग्गज बोलते हैं। तो याद रखना, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान बोलते हैं और कृष्ण देव राय के दिग्गज बोलते हैं। ओके, यहाँ पे प्रधान देखो कौन थे? शिवाजी प्रधान थे, तो अष्टप्रधान उनके में आएगा, और कृष्ण जी काफ़ी दिग्गज थे। इस तरीके से याद रही, तो कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज आएगा। दोबारा से देखते हैं, शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में 1656 में बनाई। पहली बार मुग़लों को सलहार के युद्ध में पराजित किया। किस युद्ध में? सलहार के युद्ध में पराजित किया। लेकिन फर्स्ट टाइम युद्ध कब किया? तो 1657 में किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे? तो शिवाजी के। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद, अब जो 8 चीफ लोग हैं, 8 मेंबर हैं, जो आप अभी समझ के अगर माने तो कैबिनेट मिनिस्ट्री है इनकी। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता था उसे पेशवा बोलते थे। अब देखो, हम तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाएं। मान लीजिए शिवाजी राजा हैं, तो राजा कौन हो गया? अपना कौन? अभी अगर राजा की अगर तुलना करें तो राजा के रूप में कौन हो गए हमारे? राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट। ओके, अब इसके बाद इनकी जो कैबिनेट है, अब कैबिनेट का जो मेन लीडर होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री।
तो इसी तरीके से इनकी जो कैबिनेट थी, इसका जो मेन लीडर था वो कौन था भाई? तो उसे पेशवा बोलते हैं। पेशवा बाजीराव, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, आगे जो आएंगे, मतलब ये राजा ना होकर फिर प्रधानमंत्री थे और अंत में इनका ही वर्चस्व बढ़ जाता है। ओके, तो याद रखना पेशवा कौन थे? तो पेशवा प्रधानमंत्री को ही, मराठा साम्राज्य में पेशवा बोला जाता था। प्रधानमंत्री को ही इनकी कैबिनेट में जो अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद जो था, यानी दूसरे नंबर पे राजा के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट पद जो आता है वो पेशवा को माना जाता है। और वो कौन थे भाई? प्रधानमंत्री। हम लोगों की भाषा में प्रधानमंत्री को पेशवा बोलते हैं। इसके बाद देखिए, पेशवा का पद जो था वो बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया। कैसे भाई? बालाजी विश्वनाथ काफ़ी, जैसे शिवाजी का इंतकाल हो गया, शिवाजी की डेथ के बाद उनके पुत्र बैठते हैं, फिर आते हैं, तो तीन या चार पीढ़ी के बाद जब बालाजी विश्वनाथ इनके प्रधानमंत्री बनते हैं तो राजा का पद खत्म हो जाता है और बालाजी विश्वनाथ ही क्या होते हैं? पेशवा बन जाते हैं। और इसके बाद अब आने वाले इनके ही पीढ़ी में इनका पुत्र, फिर उनका पुत्र, इस तरीके से वंशानुगत जो स्थिति है, वो सवाल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि किसके बाद, यानी किस पेशवा के बाद जो पेशवा पद था वो वंशानुगत हो जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ के बाद। ओके, अगला पॉइंट है आपका, मराठा साम्राज्य की भाषा क्या थी? तो भाई सिंपल सी यह बात, मराठी होगी। मराठा साम्राज्य की भाषा क्या हो जाएगी भाई? मराठी हो जाएगी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चौथ और सरदेशमुखी क्या हैं? तो शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी दो तरीके के टैक्स हुआ करते हैं। क्या होते हैं भाई? टैक्स होते हैं। आपको इतना याद रखना है, चौथ और सरदेशमुखी क्या है? तो भाई टैक्स है। ये आपका सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है चौथ, यानी सुरक्षा के लिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमें टैक्स दीजिए। ऐसा करते ये लोग, इनका जो शुरुआत में प्लान थी वो ऐसी थी कि जैसे ये एक जगह के राजा हैं, मान लीजिए ये आप जहाँ रहते हैं, आपकी एक सिटी के राजा हैं, ये छोटे से एक कस्बे के, तो इनके पास 2-3 किले हो गए। अब ये अपने ही शहर में इन्होंने दूसरे अन्य राजाओं से कहा कि भाई आपके ऊपर कोई मुग़ल या कोई अदर स्टेट का या अदर सिटी का कोई इन्वेडर नहीं आ सकता है, उसकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं उनकी। ठीक है भैया, आप ले लो, लेकिन इसके बदले में आप हमें एक टैक्स देंगे। तो टैक्स क्या था भाई? उस टैक्स को बोलते हैं चौथ। और फिर जो इनकी जो इरिगेशन यानी कृषि वाला जो टैक्स था उसे सरदेशमुखी बोलते हैं। तो याद रखना, चौथ और सरदेशमुखी एक तरीके के क्या थे? टैक्स थे। ये आपका लिया जाता था चौथ किस पे? सुरक्षा के लिए। ओके, और हाँ एक पॉइंट था क्या, चलो हम बताएंगे, याद आएगा तो। हाँ, गोरिल्ला नीति। क्या था भाई? गोरिल्ला नीति। गोरिल्ला, तो गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किसने लड़ा था? तो गोरिल्ला पद्धति के जो जनक थे वो शिवाजी महाराज को ही माना जाता है। गोरिल्ला पद्धति, छुप जाना, फिर अचानक से आक्रमण करना और फिर से छुप जाना, जो कि पहाड़ों में ऐसे जो आपकी घाटियाँ होती हैं पर्वतों के बीच में, यहाँ से आपकी कोई सेना जा रही है, ये लोग ऊपर से एकदम से हमला करते थे, रस्सियों से बंधे होते, तो हमला करते ही जैसे ही जब तक जो लोग निकल रहे वो संभल पाते, ये लोग फिर से वापस हो जाते थे। तो इस तरीके की पद्धति को क्या बोलते थे? गोरिल्ला पद्धति। ओके, तो ये शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला पद्धति, अगर सवाल आता है आपका तो आप लगाएंगे मराठा। ओके, और अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण पद हो गया आपका पेशवा, और पेशवा को ही प्रधानमंत्री बोलते हैं। और पेशवा पद वंशानुगत किसके शासनकाल से हो जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ के। मराठा साम्राज्य की भाषा क्या थी? तो मराठी थी। और चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर थे। पिछला आपका रिवीजन करा देते तो इनको पता है आपको कि सलार के युद्ध में फर्स्ट टाइम ये मुग़लों को पराजित करते हैं और इनके साथ इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान बोलते हैं। बाकी सब हो गया, आपको पता है। इनके जो गुरुदेव हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गुरु रामदास। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक पॉइंट और बचता है कि भाई ये सवाल आया हुआ है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किस महान विद्वान से कराया था? तो भाई
बनारस के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट। कौन थे भाई? गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में, रायगढ़ में कराया था, और उसी समय छत्रपति की उपाधि धारण की थी, छत्रपति महाराज शिवाजी। तो ये इम्पोर्टेंट आता है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ के पंडित से कराया था, कहाँ के ब्राह्मण से कराया था? तो उस समय काशी के प्रसिद्ध यानी बनारस के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट जी। ये सवाल आपका आया हुआ है किसी एग्जाम में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कर्नाटक अभियान जो था शिवाजी का अंतिम अभियान है, वो आपको याद रखना है भाई। कर्नाटक अभियान क्या है? शिवाजी का अंतिम अभियान माना जाता है। इसके बाद इनका क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है, और शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। और इनका जो उत्तराधिकारी था वो संभाजी होते हैं। कौन होते हैं भाई? यानी इनके उत्तराधिकारी, इनके पुत्र कौन होंगे? संभाजी। इनकी 2 पत्नियां होती हैं, उनमें से एक के पुत्र थे संभाजी। इसके बाद अब ये अगला पॉइंट है, थोड़ा समझिए। शिवाजी की मृत्यु होगी जैसे 1680 में। अब उनके जो पुत्र हैं संभाजी, कौन है? संभाजी। तो संभाजी क्या बनेंगे? राजा बनेंगे अगले। तो संभाजी जब राजा हैं, अब इनकी मृत्यु तो 1680 में हो गई, लेकिन अभी तो औरंगजेब है, और औरंगजेब से इनकी लड़ाई चली है कम से कम 20 साल तक। तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। याद रखना आप लोग, ये एग्ज़ाम में पिछली बार ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। अब जब औरंगजेब है तो औरंगजेब क्या करता है? संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी। अब औरंगजेब का जो एक पुत्र था उसका नाम था भाई अकबर, ठीक है। तो अकबर जो है वो औरंगजेब की गलत नीतियों से वो क्या था? खफा था। तो वो उसके शासनकाल में क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। अब इसके विद्रोह का समर्थन कौन कर देते हैं भाई? आपके संभाजी कर देते हैं। अब जब औरंगजेब अपने पुत्र को मारने के लिए भेजता है अपनी सेना को, तो ये जो अकबर है ये संभाजी के शरण में चला जाता है। अब संभाजी कहते हैं कि भाई क्षत्रियों का क्या है कि कोई भी शरणार्थी अगर आया तो उसकी रक्षा की जाएगी। तो संभाजी इसकी रक्षा करते हैं। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है कि संभाजी ने, अब वो तो वैसे ही खुंदक खाया था शिवाजी से, उसे पता है कि शिवाजी तो रहे नहीं, अब उसका पुत्र है, तो इनकी क्या करा देते हैं? हत्या करा देते हैं। संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया जाता है। संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजा राम राजा बनता है। अब देखो संभाजी को ये ऐसी कोई मृत्यु नहीं देता, बहुत दर्दनाक मृत्यु देते हैं। क्या करते हैं? इनकी खाल खिंचवा लेते हैं, उसमें भूसा भरवा देते हैं औरंगजेब, और बहुत ही दर्दनाक मृत्यु दी जाती है संभाजी को। और ये अपने पुत्र अकबर द्वितीय की आंखों में क्या बोलते हैं उसे, लोहे की रॉड डलवा देता है आंखों में। मतलब बहुत ही क्रूरता के साथ इन दोनों की हत्या की जाती है। ओके, तो यहाँ से आप संभाजी की क्या होगी? दी एंड हो गए, संभाजी ख़त्म हो चुके हैं, और शिवाजी पहले ही इनका क्या होता है? डेथ हो चुकी है। अब राजा कौन बनेंगे? राजा राम बनेंगे, ठीक है। तो संभाजी की मृत्यु, सवाल आपका यहाँ से बना है कि संभाजी की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बनता है? तो राजा राम बनते हैं। इसके बाद है 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई। यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट निकला, इसलिए ये पूरी स्टोरी आपको सुनानी पड़ी। अब संभाजी की मृत्यु हो गई, और उनके भाई जो हैं राजा राम, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हैं? तो राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। उस समय जो मराठा साम्राज्य था वो किसके हाथ में आ गया है भाई? तो ताराबाई के हाथ में आ जाता है। ताराबाई के हाथ में आ जाता है, और वह अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय, जिसका नाम रखती है शिवाजी द्वितीय, को गद्दी पर बिठाकर शासन करने लगती है। तो आपका सवाल आता है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, उस समय मराठा साम्राज्य किसके हाथों में था? ठीक है, तो आपका सवाल निकलेगा ताराबाई। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, इस वजह से आपको पूरी स्टोरी यहाँ पे सुनानी पड़ी। अब अगला क्वेश्चन है 1713 में बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री बने। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। यानी शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। अब शिवाजी के बाद अगर कोई इस युद्ध को आगे ले जाएगा तो ये बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव ले जाएंगे। अब ये बाजीराव कौन है? पेशवा हैं,
और जो मैंने बताया कि किस पेशवा के बाद जो पेशवा पद है वो वंशानुगत हो गया, तो बालाजी विश्वनाथ के बाद। कहाँ था भाई आपका पॉइंट, ये दोबारा से देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद आपका जो पेशवा पद है वो वंशानुगत। अब मतलब समझ में आ रहा होगा आपको मराठा साम्राज्य, जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा है क्योंकि उसके नाम अलग होते हैं। तो पूरा आपको बैकग्राउंड भी ओवरव्यू की तहत आपको समझ में आ गया ना, कौन थे भाई बालाजी विश्वनाथ, पेशवा कौन है, इस तरीके से। तो ये आपका आखिरी पॉइंट था, तो आप याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय मराठा साम्राज्य किसके हाथों में है, तो भाई ताराबाई के हाथों में। और ताराबाई किसकी पत्नी है, राजा राम की। अब आपको पता कि राजा राम की मृत्यु होगी, उससे पहले संभाजी थे। इस तरीके से पूरा आपका हो गया। आप सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 मिनट के में क्वेश्चन ख़त्म करते हैं और ये आपका टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशवा के ज़माने में पेशवा जो पद था वंशानुगत हो गया। अभी बताया आपको, बताइए ABCD कौन सा है, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव या बाजीराव द्वितीय। अब इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कितने मतलब सिमिलर हैं सारे। अब जब कोई इंसान पढ़ेगा नहीं, जब तक कोई स्टूडेंट इसने सही तरीके से स्टोरी कवर नहीं की है तो बिल्कुल उसे याद नहीं रहने वाले। लेकिन आपको याद है, मैंने अभी स्टोरी पूरी सुनाई तो आपको पता है इसका आंसर क्या है भाई, बिल्कुल सही ए है इसका आंसर, बालाजी विश्वनाथ। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बालाजी विश्वनाथ। तो वंशानुगत पद, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मराठाओं से सवाल बना तो जो मैंने आपको 30 क्वेश्चन और पीछे पॉइंट्स जो कराए, यानी टोटल 50 प्लस आपके जो फैक्ट हैं, इनसे ही सवाल बन जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है आपका कि पुरंदर की संधि कब हुई। तो भाई पुरंदर की जो संधि है वो 1665 में हो रही है। कब हो रही है, 1665 में। अब किसके मध्य हुई ये भी क्वेश्चन आता है भाई, 1665 में तो हो रही है, लेकिन पुरंदर की संधि जो है वो किसके मध्य हो रही है। तो भाई आपके शिवाजी और औरंगजेब के, किसके मध्य होगी, औरंगजेब। समझ जाइए, शिवाजी वर्सेस औरंगजेब। अब ये होता क्या है कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच में एक संधि के लिए बैठक बुलाई जाती है। तो उस समय शिवाजी बुलाया जाता है, शिवाजी को बिठाला जाता है, और औरंगजेब की तरफ से जयसिंह नाम का, शायद मुझे जहाँ तक याद है, जयसिंह नाम का एक औरंगजेब का बहुत बहादुर, जिसकी हाइट जो थी वो 7 फुट थी, 7 फुट। और शिवाजी हमारे हैं 5 फुट 5 इंच के, काफ़ी छोटे कद के हैं। तो जब इन दोनों लोगों के बीच में मीटिंग हो रही है तो एक शर्त रखी जाती है कि कोई अपने शस्त्र लेके नहीं आएगा, यानी दोनों लोग निशस्त्र होकर मीटिंग करेंगे। ये ठीक है बात। लेकिन ये जो जयसिंह था, शायद मैं हो सकता है नाम भूल रहा हूँ, जयसिंह है, मुझे याद नहीं, लेकिन जो औरंगजेब का जो की तरफ से जो आता है, मान लेते हैं जयसिंह है, तो उसकी 7 फीट हाइट है और शिवाजी उसके सामने काफ़ी छोटे हैं। तो वो उसकी ये प्लानिंग थी कि मैं इन्हें शिवाजी को गले लगाऊंगा और मार दूंगा। लेकिन हमारे औरंगजेब जी क्या कहते, शिवाजी जो हैं वो काफ़ी होशियार हैं। वो अपने हाथों में जो एक तरीके का नेल वाला नाखून का एक कवर पहन के जाते हैं। तो जैसे ही वो ये हरकत करता है, गले मिलाते ही उसे शिवाजी को अपनी मतलब जकड़ के मारना चाहता है, वैसे ही उसकी पीठ में वो खंजर घोंप देते हैं और अपनी जान बचाते हैं। तो इस तरीके से जब औरंगजेब को पता चलता है कि बहुत बड़ी ये बात थी कि शिवाजी ने जयसिंह को मार दिया है, तो ये चारों तरफ मुगलों में फैल जाती है और वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। तो आप याद रखना, पुरंदर की जो संधि थी वो कब हुई है, 1665 में हुई है। ओके, अगला तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मराठा और ब्रिटिश के बीच में संघर्ष को जाना जाता है क्या। आंग्ल मैसूर युद्ध है, कर्नाटक का युद्ध है, आंग्ल मराठा युद्ध है, प्लासी का युद्ध है। भाई ये बताइए। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका हुआ है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें 2 जो हैं वो हैदर अली और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुए, अंतिम 2 टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य होता है। तो ये नहीं है आंसर। तो इसका प्लासी का 1761 आपको पता है,
और जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंग्ल मराठा युद्ध। तो मराठा और ब्रिटिश के बीच में जो संघर्ष हुआ है उसे आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया? तो पुरंदर के युद्ध में, रायगढ़, सलहार या सिवनेर? कोई बता सकता है? भाई आप लोगों के ये फर्स्ट टाइम पढ़े क्वेश्चन होंगे तो मैं बता रहा हूँ, सलहार के युद्ध में। किस युद्ध में भाई शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया? तो अभी पीछे तो बताया था, तलवार से सलहार कर दिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? पता है आपको इसका आंसर? तो देखो, ये जितने भी क्वेश्चन बने हैं, मैं पीछे जो आपको पॉइंट्स कराए थे उसी से सारे क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, बस आपका ये वाला, ये क्वेश्चन 2 अलग थे, ये पुरंदर की संधि वाला। बाकी जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं सारे आपके वहीं से हैं। तो बताइए 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? पहले तो देखो, इसमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ दी गई है इनकी भाई, और छत्रपति यानी छत्रपति की उपाधि धारण की इन्होंने अपना राज्याभिषेक जो कराया है रायगढ़ में, ठीक है। तो वो डेट क्या हो जाएगी? 1627 और 1674, 1674, 1674 और 1627। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा सेना नायक था जिससे बीजापुर के सुल्तान शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था? सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा, तो उसका नाम था शायद अफजल खान। शायद यही था जिसकी मैंने बात की, मुझे याद नहीं, लेकिन इसका आंसर जो है आपका अफजल खान है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? बताइए, क्या दिल्ली, आगरा, कानपुर या ग्वालियर? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, ये फेमस क्वेश्चन है, इनकी स्टोरी फेमस है। आगरा में, और ये मिठाई के बड़े बड़े जो टोकरे थे उसमें बैठ के आगरा नगर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से सवाल आता है आपका कि शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में। ऐसा होता है, औरंगजेब इन्हें मिलने के लिए बुलाता है अपने दरबार में आगरा, और वहाँ इन्हें धोखे से गिरफ्तार करवा लेता है, कैद में रखता है 6 महीने। तो अपनी सूझबूझ से ये क्या होते हैं, वहाँ से फरार हो जाते हैं। आगरा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पड़ती है? तो भाई आपको पता है इसकी राजधानी कहाँ थी भाई, रायगढ़ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? क्या धार्मिक चेतना है उनमें, भौगोलिक सुरक्षा है, राजनीतिक जागृति? तो भाई ये तीनों चीज़ें उनमें थी, इसी वजह से मराठा साम्राज्य इतने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। ओके, तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी का छत्रपति के रूप से औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? बताइए, अभी बताया ना कहाँ किया गया, पुणे में किया गया है, रायगढ़ में, कोल्हापुर में या अहमदनगर में? ABCD इसका आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी बताया, इसका रायगढ़ में हो जाएगा, 1674। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? क्या वामन पंडित थे, गंगा भक्त हैं, तुकाराम है या रामदास है? तो समर्थ रामदास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी किसके शासनकाल में? अष्टप्रधान क्या गुप्तों के, चोलों के, विजयनगर साम्राज्य में या मराठा? सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, मुझे पता है, बहुत ही सिंपल है। तो अब मराठा इसका आंसर हो जाएगा। मराठा में अष्टप्रधान है और अष्टदिग्गज आपके विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के दरबार में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख रखता था, अब यानी टोटल 8 कैबिनेट मिनिस्टर थे इनके, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो पेशवा है, लेकिन जो विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर जो है भाई, वो कौन है, उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या कोई बता सकता है? पेशवा है, सचिव है, पंडित राव है या सुमंत है? बताइए इसका आंसर सभी लोग। ABCD में वेट कर रहा हूँ, चलो बताओ इसका आंसर, बताओ क्या हो सकता है भाई? पेशवा, सचिव, पंडित राव या सुमंत? तो इसका आंसर भाई आपका होगा
सुमंत हो जाएगा भाई इसका आंसर, क्या हो जाएगा? सुमंत। ओके, ये विदेशी मामले यानी जो फॉरेन मिनिस्टर था इनका सुमंत नाम का था। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करते हैं? तो बिल्कुल शिवाजी के शासनकाल में। सिंपल सा क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? अब भाई मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से डीप से बताया। देखिए आपका ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप से क्वेश्चन आ जाता है, कोई लगा दोगे भाई संभाजी लगा दो, नहीं तो राजा राम, जीजाबाई, ताराबाई पे कोई पहुंचता ही नहीं है। ये आंसर आप सभी का गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ताराबाई। अगला क्वेश्चन है 16, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावा को, यानी सुरक्षा के लिए बोले थे ना, जो सुरक्षा के नाम पे जो राजस्व लेते हैं वो किस नाम से जाना जाता है? क्या सरदेशमुख है, चौथ है, जमदानी है या अबवाब है? तो आपको इसका आंसर पता है भाई, क्या है? चौथ। चौथ कर के रूप में सुरक्षा के लिए मराठों के शासनकाल में लिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को पराजित किया? किसने मराठों को पराजित किया? क्या अफ़गानों ने किया, मुग़लों ने किया, अंग्रेज़ों ने या रोहलों ने? क्या इसका आंसर हो जाएगा? सबसे देखो ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब पता है भारत के इतिहास में जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये एक निर्णायक मोड़ लेता है। इतिहासकारों के अनुसार जो पानीपत का तीसरा युद्ध है इसी के द्वारा हमारे भारत में जो आने वाला भविष्य है टिका हुआ था। किस तरीके से? तो सबसे पहले तो डेट याद रखिए, 1761 में, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। इसके बाद आपको ये बताना है कि एक तरफ है मराठा, ये है हमारी मराठे, पूरे भारत पे इनकी क्या है? साम्राज्य चल रहा है। अब जो एक तरीके से हमारे भारत में मराठों का साम्राज्य है, हिंदुत्व साम्राज्य है, अब इस पर कोई इन्वेडर आक्रमण कर रहा है तो उसके बाद क्या होगा? मराठों की क्या हो जाती है? पराजित हो जाते हैं। और क्या होगा? तो विदेशी शक्तियों का क्या हो जाएगा? फिर से वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो यदि इस युद्ध में मराठा अगर जीत जाते तो भारत कभी गुलाम ना होता। क्यों? क्योंकि देखो ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये जो है आपका मराठों और अफ़गानों के बीच में हो रहा है। ये जो मराठे हैं ये युद्ध जो है अपने अभिमान की वजह से पराजित होते हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? अपने अभिमान की वजह से। क्योंकि जब एक तरफ से आपको पता है अफ़गानों का राजा कौन था, इस समय कोई बता सकता है कमेंट में? अफ़गानों ने का जो नेतृत्व करता था इस युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में अफ़गानों का नेतृत्व करने वाला भाई कौन था? तो भाई अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो अहमद शाह अब्दाली जब भारत पर अफ़गान नेतृत्व में आक्रमण करने के लिए मराठों पर आता है तो जो मराठा के जो पड़ोसी राज्य के मित्र जो लोग हैं जिनसे ये सहायता, जिनकी रक्षा के लिए ये चौथ कर ले रहे हैं, तो वो लोग जब आगे बढ़ते हैं कहते हैं हम आपके लिए, आपकी क्या कहते हैं, आपकी इसमें एक तरीके से रक्षा करेंगे या फिर आपका भी साथ देना चाहते हैं। तो मराठा उस समय अपने पीक पर थे। तो जब इंसान पीक पर पहुंच जाता है फिर उसे क्या हो जाता है? अभिमान हो जाता है। वो जिस चीज़ के लिए बना हो सकता है उससे भी ज़्यादा आगे जाता है, लेकिन अपने अभिमान के लिए उसका क्या हो जाता? डिग्रेशन हो जाता। तो वही कुछ हुआ है आपके मराठों का। तो मराठों ने उनसे मदद नहीं ली और क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। अफ़गान उन्हें, जो अहमद शाह अब्दाली था, 1761 में पराजित कर देता। और इस तरीके से भारत में फिर न तो मराठों की क्या वर्चस्व रहता है, ना अफ़गान यहाँ राज्य करने आए थे, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली को राज्य करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ इन्हें, क्योंकि मराठों ने कहा था अब हम जाके काबुल में जो अटक है उसे पराजित करेंगे। तो अब अहमद शाह अब्दाली कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तो वो इस वर्चस्व की लड़ाई में बस लड़ने आया था। तो मराठा और अहमद और अफ़गान दोनों ही ख़त्म हो गए यहाँ से, क्योंकि जब युद्ध होता है तो शक्तियाँ तो दोनों की जाती हैं। अब इधर बैठे थे अंग्रेज। कौन भाई? अंग्रेज।
चुपचाप। वो होता ना ये बंदर बांट, बिल्ली बांट में बंदर हाथ ले जाता है, तो वही कुछ अंग्रेज बैठे थे। अब अंग्रेज़ों के लिए पूरा भारत जो है एक तरीके से रास्ता साफ हो गया है। मुग़ल भी पराजित हो चुके हैं, क्योंकि मुग़लों को पहले ही मराठों ने पराजित कर दिया, कमज़ोर कर दिया। मराठा खुद अफ़गानों से पराजित हो गए, और अफ़गानों को तो ये बाहर भगा ही देंगे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों के लिए जो भारत की भूमि थी एक तरीके से स्वतंत्र हो गई। अब सिर्फ किसका राज रहेगा? तो इतिहासकार कहते हैं कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये सबसे निर्णायक युद्ध है। इससे ये तो समझ आ गया कि अब भारत पर किसका शासनकाल रहने वाला है। ओके, तो अगले क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका अफगान बहुत सही तरीके से समझा दिया। आप क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो अभी बताया 5 जनवरी 1761। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखें। मतलब इसमें जो राजा हुए हैं वो सही तरीके से आपको बताने। क्या सबसे पहले संभाजी हुए, राजा राम हुए, शिवाजी द्वितीय, या छत्रपति साहू जी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी क्रम के तौर पे लगे हैं। शिवाजी के बाद के जो शासन आता है वो संभाजी, फिर राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय, वो 4 साल का बच्चा होता है, और फिर छत्रपति साहू जी महाराज आते हैं जो फिर मराठों को आगे ले जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति का मुख्य केंद्र क्या हुआ करता है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा पूना। अभी बताया था पूना इनका मुख्य केंद्र था, लेकिन शिवाजी के शासनकाल में जो राजधानी थी वो क्या थी? रायगढ़। तो इसका जो आंसर है वो आपका पूना है। हाँ, तो आंसर दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से किस पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया? क्या बालाजी विश्वनाथ हैं, बाजीराव प्रथम है, बालाजी बाजीराव है, या बाजीराव द्वितीय है? ABCD कोई बता सकता है इसका आंसर क्या है? तो भाई इसका आंसर है बालाजी बाजीराव। क्या है भाई आंसर? बालाजी बाजीराव, यानी बालाजी बाजीराव के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ओके, पानीपत का तृतीय युद्ध। अफगान कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और बालाजी बाजीराव और बाजीराव द्वितीय कौन है? ये सहायक संधि स्वीकार करते हैं, पहले पेशवा बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपका, बालाजी बाजीराव। 24 क्वेश्चन है, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बशीन की संधि कब हुई? तो भाई इसकी संधि जो हुई है 1802 में, बसीन की संधि 1802 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो देखिए, क्या पुरंदर की संधि सुमेलित नहीं है, संगोली की संधि सुमेलित नहीं है, झलकी की संधि सुमेलित नहीं है, या सालवाई की संधि? देखो क्वेश्चन अगर मराठा साम्राज्य से डीप आता है तो ये 4 संधियाँ पूछी जाती हैं। जो इनके बीच में संधि हुई थी वो 4 संधि हैं। अगर आप इन 4 संधि को कर लिया तो ये समझिए याद, मराठा साम्राज्य से सबसे डीप अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये 4 संधि से पूछता है। सिर्फ यही एक क्वेश्चन डीप बनेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप याद कर लीजिए, संगोली की 1750 है, ठीक है। देखो संगोला है तो गोला कैसा होता है? जीरो जैसा होता है, और 1750 याद रखना है ऐसे। तो 1750, झलकी 52 बार उसने झलक दिखलाई, तो इस तरीके से याद। और हैं तीनों क्या है? 1700 में। सालवाई की संधि, सालवाई 1782 है, ये सबसे बड़ी है। देखो सालवाई बड़ी है तो 1782 भी बड़ी है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। और पुरंदर की संधि बिल्कुल गलत है, ये आपको पता भी होनी चाहिए भाई। पुरंदर की संधि क्या है? तो 1665 में, 1665, ये आपको याद होनी चाहिए, 1665। संगोला 1750, झलकी 1752 और सालवाई 1782। और पीछे कौन सी पूछी गई थी? बसीन की संधि, ये आपकी 1802 है। बसीन की संधि 1802। अब बसीन सिर्फ 1800 में आया है, और पुरंदर की संधि 1600 में, बाकी ये तीनों संधि 1700 में है। संगोला 50 हो जाएगी, झलकी हो जाएगी 52 और सालवाई 82, ठीक है। 50, 52, 82, संगोला, झलकी, सालवाई, इस तरीके से याद करेंगे, याद हो जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे? तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये पिछली बार यहाँ से आपके पैड में आया था कि शिवाजी के समकालीन कौन से महाराष्ट्र के संत हुए हैं? तो उसका आंसर क्या था भाई? नामदेव। क्या था भाई? नामदेव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन है? तो भाई महाराष्ट्र के ये तीनों ही प्रमुख संत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
और शिवाजी के समकालीन पूछे तो नामदेव है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी महाराज हैं, आपको पता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 16 जून 1674 में शिवाजी ने किस विद्वान से अपना राज्याभिषेक करवाया तो छत्रपति की उपाधि धारण की? भाई बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या है? समर्थ गुरु रामदास हैं, श्री गंगा भट्ट हैं, ज्ञानेश्वर हैं या राम समर्थ हैं? तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, क्या है भाई? बताया है, श्री गंगा भट्ट हैं, बनारस के विद्वान थे। 29 क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष 2 चरणों में हुआ है। उत्कर्ष का दूसरा चरण कब माना जाता है? उत्कर्ष का दूसरा चरण तो उत्तर पूर्ववर्ती मुगल काल में, जब मुगलों की क्या होती है, कमज़ोर हो जाते हैं। मुगल किस काल में कमज़ोर होते हैं? तो उत्तरवर्ती मुगल काल में मुगल कमज़ोर हो रहे हैं। तो जब एक शक्ति कमज़ोर हो रही है तो दूसरी शक्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जब मुगल कमज़ोर हुए तो मराठा अपने चरम पर पहुंच गए। तो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट है आपका, सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला पेशवा कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना आप। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। जो द्वितीय हैं वही पहले हैं, तो यार कौन से? बाजीराव द्वितीय। और बालाजी बाजीराव कौन थे? तो ये 1761 आपका जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है, जो उस समय ये पेशवा थे। ओके। और बाजीराव द्वितीय सबसे पहले पेशवा हुए जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 30 क्वेश्चन प्लस थ्योरी, पूरा मराठा साम्राज्य जो एक हुआ था आपके लिए ख़त्म हो गया। अब इसके अलावा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसकी गारंटी है आपको। और दोस्तों देखो, आपका एंशियंट कंप्लीट हो चुका है, हर्षवर्धन तक आपका एंशियंट होता है। उसके बाद राजपूत काल मेडाइवल में एक ही आता है, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत आपकी हो गई है, मुग़ल साम्राज्य हो गया, और आज आपका मराठा साम्राज्य हो गया। तो ये पूरी तरीके से हिस्ट्री जो आपकी 80% कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ 20% हिस्ट्री बची है, जिसमें क्या होगा, आपके जो यूरोपियन का आगमन का क्रम है वो बताना है। 1857 की क्रांति 2 वीडियो हो जाएंगे। और उसके बाद जो भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जितने भी रिवॉल्यूशन चलाए गए हैं, क्रांतियाँ हुई हैं, वो सारी एक वीडियोस में देख लेंगे। फिर एक महात्मा गांधी, यानी 5 से 6 दिनों में आपकी ये बिल्कुल हिस्ट्री आपकी बिल्कुल भी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस ना देखी हो तो जाकर देखिए। और वीडियो अगर पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आपका हो जाएगा यूरोपियों का आगमन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट दोस्तों।